नमस्कार साथियों। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आइए आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 1 स्वर्णिम भारत पढ़ते हैं। आज हम सर्वप्रथम चालुक्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चालुक्य वंश के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम पुलकेशिन प्रथम के बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ किया, जो कि अपने समय के प्रतापी शासक ही कर सकते थे। वातापी के चालुक्यों का शासन 550 से 757 ईस्वी तक रहा। बीच में 13 वर्ष तक का व्यवधान रहा, अर्थात इनका शासनकाल 13 वर्ष तक के लिए चला गया था, जो समय काल है 642 से 655 ईस्वी तक। पुलकेशिन प्रथम के बाद पुलकेशिन द्वितीय महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्रख्यात विख्यात शासक हुआ। इनका शासनकाल 608 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा नदी से दक्षिण में कावेरी नदी तक था। इसके बाद में 642 ईस्वी में पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा ये पराजित हो गई। पुलकेशिन द्वितीय तथा पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति की पुनः स्थापना की। विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को पराजित किया व कल्याणी को राजधानी बनाया। इसे नया चालुक्य वंश स्थापित माना जाता है। 973 ईस्वी से 1000 ईस्वी सन तक इनका शासनकाल रहा। वातापी के चालुक्यों को चोलों से भी संघर्ष करना पड़ा। सत्याश्रय को चोल राजा राजराज ने पराजित किया व सोमेश्वर प्रथम द्वारा इसका बदला लिया गया तथा राजा धीराज को कोपम के युद्ध में हराकर उसका वध कर दिया गया। उसके बाद में विक्रमादित्य चतुर्थ नामक शासक होते हैं। इनका उपनाम विक्रमांक है, अर्थात ये विक्रमांक के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कांची पर अधिकार किया और उस समय के प्रसिद्ध कवि विल्लन को संरक्षण प्रदान किया। विल्लन ने विक्रमांक देव चरितम नामक ग्रंथ लिखा, जो इनके शासनकाल की जानकारी प्रदान करता है। चालुक्य शासक स्वयं हिंदू थे, जबकि इन्होंने बौद्ध और अन्य तत्कालीन धर्मों को परिचय प्रदान किया तथा संरक्षण किया। इन्होंने अपने शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण करवाया। याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या मिताक्षरा नामक ग्रंथ में विज्ञानेश्वर ने लिखी, जो कि तत्कालीन हिंदू कानून का आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारत पर होने वाले बाहरी आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण शब्द का अर्थ होता है बाहर से आक्रमण करने के लिए आए थे और यहाँ बस गए। इसके बारे में हम अधिक जानकारी आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। प्रमुख रूप से भारत पर शक, हूण, कुषाण एवं इसके बाद भी कभी गौरी तो कभी गजनवी, कभी खिलजी और कभी मुगल, पठान तथा अंग्रेज, इस प्रकार भारत में बाहर से आक्रमण करने वालों की एक बहुत बड़ी लंबी लाइन और इतिहास है। लेकिन इस पाठ में हम प्रमुख रूप से 3 विदेशी जातियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसने भारत पर आक्रमण किया और यहीं आकर बस गए, जिसमें शक, हूण और कुषाण प्रमुख है। आइए सबसे पहले हम शक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को जीतकर
बोलन दर्रे से 71 ईसा पूर्व इन्होंने भारत में प्रवेश किया। हमारे रामायण और महाभारत, जिनको महाकाव्य कहा जाता है, इन दोनों महाकाव्यों में शकों को कंबोज और यवनों के साथ में रखा गया है, अर्थात इनको उसी श्रेणी का माना गया है। कालकाचार्य कथानक ग्रंथ में भारत पर शक आक्रमण का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में शकों को शक-कुल या शक-कुल कहा गया। इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु प्रदेश जीता व सौराष्ट्र, वर्तमान में जिसको गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ से इन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया। मुद्राओं और लेखों से जानकारी मिलती है कि उत्तरापथ और मथुरा में भी इन्होंने शासन की स्थापना की थी। अवंती, सौराष्ट्र व महाराष्ट्र में भी इनका शासन विस्तार हुआ। तक्षशिला के शक शासक, जिसमें मावेज और एजेज प्रमुख शासक माने जाते हैं। तक्षशिला में शकों का विनाश पल्लव वंश के शासकों ने किया। हमामस और हगान मथुरा के प्रमुख प्रारंभिक शक शासक माने जाते हैं। सभी शक शासकों को क्षत्रप और बड़े शक शासकों को महाक्षत्रप के नाम से जाना जाता था। सिंह शीर्षक लेख जो मथुरा से प्राप्त हुआ है, इनसे जानकारी मिलती है कि शक शासक राजबोल को महाक्षत्रप बताया गया है। इस सिंह शीर्षक लेख मथुरा से। मथुरा के शकों का साम्राज्य विस्तार पूर्व में पंजाब तक था। मथुरा में शकों का विनाश कुषाणों के द्वारा किया गया। पश्चिमी भारत के शक शासक भूमक व नेहपान प्रमुख थे। सातवाहनों से इन्होंने राज्य जीता व महाराष्ट्र, काठियावाड़ व गुजरात पर शासन किया। नेहपान के समय भारत और पश्चिमी देशों में व्यापारिक संबंध अच्छे थे। जोगलथाम्बी स्थान से सिक्के प्राप्त हुए हैं तथा इनसे मिली जानकारी के अनुसार नेहपान गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हो गया था। नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षयरात वंश का उन्मूलक कहा गया, अर्थात शक वंश का उन्मूलक कहा गया। उज्जैन व काठियावाड़ के शकों में चष्टन प्रमुख शासक था। चष्टन को ही उज्जैन में इसी वंश का संस्थापक माना जाता है। मुद्राओं व लेखों पर शक संवत का प्रयोग किया गया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इनका साम्राज्य विस्तार पूर्व पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण एवं विंध्य पर्वत तक विस्तृत था। 305 ईस्वी में चष्टन का वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद में हम हूण वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो बाहर से आने वाली दूसरी प्रमुख आक्रमणकारी जाति थी। हूण भी मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, असभ्य जाति जिसको कह सकते हैं हम। शकों की भांति हूण भी उत्तर पश्चिमी सीमा से भारत पर आक्रमण करते हैं। इनको दैत्य के नाम से भी जाना जाता है। दैत्य यानी राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति। सर्वप्रथम 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त के समय इन्होंने आक्रमण किया और पराजित हो गई। तोरमान ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा पंजाब, सिंध, राजपूताना और मालवा पर विजय प्राप्त की। सर्वप्रथम 458 ईस्वी में स्कंदगुप्त के समय में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वो जीतने में सफल नहीं हुए, हार गए। लेकिन कुछ समय बाद में तोरमान नामक हूण शासक ने गुप्तों के साम्राज्य पर आक्रमण किया और उसको नष्ट कर दिया, जीत लिया और पंजाब, सिंध और राजपूताना तथा मालवा पर विजय प्राप्त करके अपना शासन प्रारंभ कर दिया। तोरमान ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी।
तोरमान के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी मिहिर कुल शासक हुआ, जिसने जो 510 ईस्वी में शासक बनता है। इसकी राजधानी सियालकोट थी। बौद्ध भिक्षुओं से ये घृणा करता था, इसलिए इसने मठ और स्तूप नष्ट कर दिए। मालवा के शासक यशोधर्मा से यह पराजित हुआ और मिहिर कुल हारने के बाद में भाग करके कश्मीर में चला गया। वहाँ उसने अपने राज्य की स्थापना की। हुणों के आक्रमण से भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई और देश पुनः छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इस प्रकार भारत की राजनीतिक एकता नष्ट हो गई। हुणों के बाद में भारत पर आक्रमण करने वाली तीसरी प्रमुख जाति कुषाण वंश थी। कुषाण वंश को यूची या तोचेरियन के नाम से भी जाना जाता है। यूची कबीला 5 भागों में विभक्त था, जिसमें से एक भाग भारत आया और यहाँ कुषाण वंश के नाम से जाना गया। यहाँ पर कुषाणों के प्रमुख शासकों में से प्रथम कुजुल कडफिसेस है, जो 15 से 65 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इनको भारत में यूची जाति के गौरव का संस्थापक भी माना जाता है। इनका साम्राज्य विस्तार दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, पार्थिया आदि क्षेत्रों में था। इन्होंने वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में दूसरे प्रमुख शासक विम खडफिसेस द्वितीय होते हैं। इनका साम्राज्य बहुत विशाल था तथा ये स्वयं शैव धर्म के अनुयायी थे, अर्थात भगवान शिव के उपासक थे। इनकी मुद्राओं अर्थात सिक्कों पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चरमग्राही, नदी अभिमुख, भगवान शिव की आकृति आदि इनकी मूर्तियों पर उत्कीर्ण प्रमुख आकृतियाँ थीं। इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। कुषाण शासन में ही भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चले। विम खडफिसेस द्वितीय के बाद में प्रमुख शासक कनिष्क होते हैं। कनिष्क कुषाण वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। इनके समय में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बौद्ध धर्म में कुल 4 प्रमुख संगीतियाँ हुई है, जो कनिष्क के समय में चौथी एवं अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर, फिरोजपुर तथा मथुरा को बनाया। 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत का प्रारंभ किया, जो काल गणना में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कनिष्क के समय में कश्मीर को विजय किया गया तथा वहाँ पर कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की गई। इन्होंने कासगढ़, यारकंद और खोतान को जीता। महास्थान बोगरा नामक स्थान पर स्वर्ण मुद्रा पर कनिष्क की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें सम्राट कनिष्क को घुटने तक चोगा और बूट पहने हुए मूर्ति में दिखाया गया है। ताम्र सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया। इस प्रकार कनिष्क का भारतीय धर्म और संस्कृति में विश्वास सिक्कों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। इनके प्रमुख दरबारी कवियों में पार्श्व, वसुमित्र और अशोक घोष ये प्रमुख बौद्ध धर्म के विचारक थे, जो इनके दरबारी थे। नागार्जुन गणितज्ञ इनके दरबारी थे और चरक उस समय के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे, जो इनके दरबार में निवास करते थे। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अधिक प्रचार प्रसार हुआ तथा विस्तार हुआ। उत्तर भारत में 230 ईस्वी तक कुषाण वंश का शासन रहा। कुषाणों के समय में भारत का रोम से व्यापार होता था तथा भारत की व्यापारिक स्थिति अच्छी थी। इस प्रकार विदेशी आक्रमणकारियों में तीसरी प्रमुख जाति कुषाणों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगला बिंदु लेते हैं, आत्मसातीकरण अर्थात किसी के अंदर समा जाना। आत्मसातीकरण यानी
आत्माओं का मिलन होना या समा जाना। ये प्रमुख जातियाँ जो शक, कुषाण और हूण विदेशी जातियाँ थी, ये भारतीय समाज और संस्कृति में इन्होंने अपने आप को विलय कर दिया और यहीं बस गए। भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण भी इन्होंने अपने आप को यहाँ बसने को मजबूर किया, नहीं तो ये शक, हूण और कुषाण बर्बर कबीलाई जातियाँ थी, लेकिन भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण भारतीय समाज और संस्कृति का अंग बन गई। कुषाणों में वैदिक धर्म और शिव मत मान्य था। इनके अंदर इनका विश्वास दृढ़ हो गया था। कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म के विकास में रुचि ली गई। इस प्रकार प्रमुख विदेशी आक्रमणकारी जातियों का भारतीय सभ्यता एवं समाज के अंदर विलय हो गया। इस प्रकार हमारा प्रथम पाठ पूर्ण होता है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, क्षयरात वंश का उन्मूलक किसे कहा गया है? प्रश्न क्रमांक 2, हूण कहाँ की एक बर्बर जाति थी? प्रश्न क्रमांक 3, युची कबीला कितने भागों में विभक्त था? प्रश्न क्रमांक 4, शक संवत का प्रारंभ कब व किसने किया? प्रश्न क्रमांक 5, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ व किसके शासनकाल में हुआ? धन्यवाद।